दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से तथा उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों से संबंधित मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनमें बाह्य राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता जो हैं कैसे आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां बनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम जान लें कि आंतरिक सुरक्षा होता क्या है। तो आंतरिक सुरक्षा जो किसी देश की सीमा के भीतर शांति, कानून व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने से संबंधित है। ठीक है, भारत एक विविधपूर्ण और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसमें बाह्य राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता जो है इसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। इसमें बाह्य राज्य अभिकर्ता कौन कौन से हैं और इनको कैसे परिभाषित करते हैं। तो बाह्य राज्य अभिकर्ता वे विदेशी सरकारें या उनकी एजेंसियां या उनके द्वारा कोई नियंत्रित संगठन होता है। तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी देश की आंतरिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आंतरिक सुरक्षा को चुनौती कैसे देते हैं। ये सीमा पार जैसे होगा कि सीमा पार आतंकवाद का प्रयोजन किया गया, जैसे आप जानते ही होंगे कि कुछ पड़ोसी देश भारत के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध करते हैं। प्रॉक्सी युद्ध मतलब ये हो गया कि जैसे आतंकवादी समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान कर देना, हथियार दे देना, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना और एक सुरक्षित पनाहगार भी देना। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो पाकिस्तान द्वारा समर्थित जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे समूह हैं जो बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल हुए, जैसे 26/11 का मुंबई हमला हो गया, पुलवामा हमला हो गया, इसके जिम्मेदार रहे जिनको पाकिस्तान से मदद मिली। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैसे ये विखंडनकारी आंदोलन जो है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है, कैसे बढ़ावा देते हैं ये गैर राज्य अभिकर्ता। ये अभिकर्ता जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पूर्वोत्तर क्षेत्र है जो ज्यादा प्रभावित रहता है, वहां पे अलगाववादी उग्रवादी गतिविधियां जो है उनको गुप्त रूप से समर्थन प्रदान करते हैं और देश की आंतरिक अस्थिरता विभाजन का जैसी मनोभावना पैदा करते हैं लोगों के अंदर। उदाहरण के लिए देख लें तो कुछ विदेशी एजेंसियां भारत विरोधी भावनाएं भड़काने, अलगाववादी समूहों को मजबूत करने के लिए धन और दुष्प्रचार का उपयोग करती हैं। जासूसी और सबोटेज ये कैसे करते हैं। ये विदेशी खुफिया एजेंसियां जो हैं वो भारत की संवेदनशील जानकारी को चुराने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने या महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करने का प्रयास करती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो साइबर जासूसी के माध्यम से रक्षा या आर्थिक डाटे को चुराना। ठीक है, साइबर युद्ध, ये साइबर युद्ध कैसे छेड़ते हैं गैर राज्य अभिकर्ता और साथ में राज्य अभिकर्ता भी। ये राज्य समर्थित हैकर समूह भारत की महत्वपूर्ण सूचना जैसे अवसंरचना संबंधित जैसे हो गया बिजली ग्रिड, बैंकिंग प्रणाली, रक्षा नेटवर्क, इसके अलावा शेयर मार्केट को निशाना बना सकते हैं, ये जो बड़े पैमाने पर अव्यवस्था फैला सकती है। ठीक है, दुष्प्रचार और गलत सूचना ये कैसे भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। जैसे विदेशी राज्य अभिकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से या उनके अन्य प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके भारत विरोधी भावनाओं को दुष्प्रचारित करते हैं। ठीक, जो सांप्रदायिक घृणा को बढ़ाता है और देश की एकता अखंडता को कमजोर करने का प्रयास करता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, गैर राज्य अभिकर्ता को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। गैर राज्य अभिकर्ता वे संगठन या व्यक्ति होते हैं जो किसी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो गतिविधियां होती हैं किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे चुनौती देते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आतंकवादी समूह हो गया। आतंकवादी समूह जो है ये सबसे प्रमुख गैर राज्य अभिकर्ता है। ये भारत के भीतर या बाहर से संचालित हो सकते हैं और हिंसा और भय के माध्यम से अपने राजनीतिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो अलकायदा। हालांकि अलकायदा भारत में सीधे तौर पर बहुत मजबूत स्थिति नहीं है, लेकिन ये वैश्विक विचारधारा फैलाता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे ISIS है, यह जो है युवाओं को कट्टरपंथी बनाता है। साथ ही में भारत में भी एक ग्रुप सक्रिय है जो वामपंथी उग्रवादी समूह है जिसको नक्सल भी बोलते हैं। ये भी गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, संगठित अपराध गिरोह, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसमें क्या क्या है, जैसे मादक पदार्थों का तस्करी करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, हथियारों का तस्करी करते हैं, जाली मुद्रा का नेटवर्क इसमें शामिल भी है। इसके अलावा हवाला जैसे काम भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारी अवैध गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से धन कमाते हैं और अक्सर आतंकवादियों के साथ इनकी सांठगांठ भी रहती है और उनको फंडिंग भी करते हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो गोल्डन क्रिसेंट जो है, जिसको मिला ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों को इस नाम से जाना जाता है। वहीं गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर बोला जाता है। ये ड्रग तस्करी के मामले में प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। अन्य गैर राज्य अभिकर्ता अगर देखें तो सशस्त्र विद्रोही और उग्रवादी समूह जो है ये भी इसके अंदर आते हैं।
ये समूह अक्सर किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष पहचान के आधार पर ये सरकार के खिलाफ हथियार उठाते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में कई ऐसे विद्रोही समूह हैं जिसमें उल्फा और NSCN भी शामिल है। और वामपंथी उग्रवादी समूह में नक्सलवादी समूह जो है वो भी बहुत प्रचलित है या प्रसिद्ध है। इसके नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो अवैध प्रवासी और शरणार्थी जो है बड़ी संख्या में भारत में अवैध प्रवासी प्रवेश करके जनसांख्यिकी बदलाव लाते हैं और ये संसाधनों पर दबाव डालते हैं और कभी कभी ये चरमपंथी तत्वों के साथ मिलकर देश में घुसने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो प्रवासियों का मुद्दा है वो भी एक गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। अन्य मामलों में देखें जो फॉरेन NGOs हैं, विदेशी गैर सरकारी संगठन, ये कैसे भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि अधिकांश NGO सकारात्मक कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी NGOs हैं जो विदेशी राज्य अभिकर्ता द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और अस्थिरता पैदा करने के लिए इनको वित्त पोषित किया जाता है। अभी हाल के मामलों में देखें तो गृह मंत्रालय ने कई ऐसे संगठनों को बैन किया है जो भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए वित्त प्राप्त करते थे। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम? इसमें निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि बाह्य राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। तो इनके लिए एक जो है समग्र समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनसे जो खतरा है ना वो बहुआयामी है, मल्टीपल डायमेंशन में वर्क करते हैं। इसके प्रबंधन के लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे मजबूत सीमा प्रबंधन कर सकते हैं, प्रभावी खुफिया तंत्र जो है स्थापित कर सकते हैं, साइबर सुरक्षा को और मजबूती के साथ क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया जा सकता है और साथ ही साथ विभिन्न कानूनी सुधारों तथा नए कानून लाकर भी हम इनको विभिन्न सीमाओं में बांध सकते हैं ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां कम से कम प्रभावित करें।